Good morning, everyone. Can you see my screen? Yes, ma'am, visible. Okay. So we were studying cost concepts and different kinds of costs. So elements of cost of production we are about to start now. We have covered yesterday the meaning of cost and its definition. So now elements क्या होते हैं cost of production में कि what all constitute a cost of any production process or production of any good or service or maybe a bundle of, you can say, product basically is a bundle of satisfaction which for which a product for which a customer actually pays in order to get it as a product and takes or use its services. कॉस्ट बेसिकली किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो पैसा लगता है, हमने ये कल पढ़ ही लिया ऑलरेडी कि दैट इज बेसिकली द कॉस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग वी पे maybe can be not just the items we produce which are the factors of production, but there are certain things which are intangible and or even tangible intangible, both the things we pay for, it comes under the cost of production. So these elements are basically, you can say, some examples on which we spend some amount as cost, and these all things are constituting the cost of production process of any good or service. तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में पहला है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल होती है वो चीज़ जिसकी वजह से कंपनी, कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी फैक्ट्री जहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है, वो उस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करके फिनिश प्रोडक्ट को बनाती है. अगर हम कोई भी, वो सारे फैक्टर्स बेसिकली रॉ मटेरियल में आ जाते हैं. कोई भी चीज़ किसी भी एलिमेंट की बन रही है, जैसे आयरन का कोई प्रोडक्ट है या कोई प्लास्टिक का कोई प्रोडक्ट है या कोई पेपर का कोई प्रोडक्ट है, किसी भी चीज़ का हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए बेसिक रॉ मटेरियल वही चीज़ हो जाएगी कि हमको एटलीस्ट वो तो चाहिए ही रहेगा. पेपर का अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वी वुड रिक्वायर समहाउ रॉ पेपर एज दी रॉ मटेरियल. तो रॉ मटेरियल वो चीज़ होती है जिसको यूज़ करने से अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में हमने फिनिश गुड को तैयार करना है. और रॉ मटेरियल को यूज़ करने के अलावा ह्यूमन कैपिटल ऑफ कोर्स रहेगा ही रहेगा. हर मतलब हर प्रोसेस में ह्यूमंस या लेबर जिसको हमने बोला है, जो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, लैंड लेबर कैपिटल एंथ्रोपिना, उसमें ह्यूमन कैपिटल तो रहेगा ही रहेगा, विच इज़ कॉल्ड लेबर. And labor includes all levels of human capital which is involved in any respective production process, not just the people, low level people who are working in a factory, but staff also, or the people at the higher authorities, मे बी मैनेजरियल लेवल पे भी जो लोग हैं, सब लेबर में ही हम लोग काउंट कर रहे हैं व्हेन वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स. बट जनरली व्हेन यू विल मूव आउट in the organization, you will not, labor will be a low level class people, and managerial people would be like they'll be staff and they'll have other processes and all that to be treated as the special ones than the low class people. ब्लू कॉलर वाइट कॉलर भी होता है, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं तो क्योंकि हमने चार ही फैक्टर्स पढ़े हैं तो हम लेबर में सभी को कंस्टिट्यूट कर लेते हैं. नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ अ प्लांट की मशीनरी. ये भी कॉस्ट में आ जाता है. मतलब इसके ऊपर भी अगर हम पैसा खर्च कर रहे हैं, एक तो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो भी वो कॉस्ट, उतना पैसे को भी, उस पैसे को भी हम कॉस्ट में ही लेंगे उसका. इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. इंस्टॉलेशन का क्या मतलब होता है? प्लांट से यहाँ पे मतलब है कि कोई भी फैक्ट्री भी हो सकती है, कोई ब्रांच किसी भी ऑफिस की, वो फैक्ट्री के फॉर्म में हो या कोई ऑफिस हमने ही लिया है जो जहाँ पर कि हम सीटिंग चाहते हैं कुछ स्टाफ मेंबर्स का, जो कि मे बी कंट्रोलिंग यूनिट भी हो सकती है या कोई और डिपार्टमेंट भी हो सकता है. दैट इज़ कॉल्ड इंस्टॉलेशन ऑफ ए प्लांट. और मशीनरीज जो कि and there are big machineries, small machineries also installed within the organization at different levels also, not just in the factory but
ऑफिस एरिया में भी एट टाइम्स स्मॉल मशीनरीज आर अवेलेबल, जैसे कि मशीनरीज एनीथिंग, एनी मैकेनिकल प्रोडक्ट इज मशीनरी, जैसे कि अगर हम इवन लैपटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, ये सब भी अगर हम यूज़ कर रहे हैं सिस्टम में एंड इट इज़ हेल्पिंग अस किसी भी प्रोसेस को, प्रोडक्शन प्रोसेस को टेक केयर करने में, तो वो सब भी पार्ट, उनका भी कॉस्ट जो है या बिल्स भी जो है वो सब भी इसी का पार्ट होता है। बिल्स वैसे अलग से हमने दिया हुआ नेक्स्ट पॉइंट में आगे। तो कोई भी एक नया प्लांट हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट इन द सेंस कि कोई न्यू फैक्ट्री या ब्रांच स्टार्ट कर रहे हैं, उसको प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करना है, हर चीज़ उसमें इंस्टॉल करनी है, इलेक्ट्रिसिटी भी रहेगा, लाइटनिंग होगा, फर्निशिंग होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। या अगर हम कोई फैक्ट्री करें उसमें मशीनरीज कुछ इंस्टॉल करवा रहे हैं, इंस्टॉल करने का मतलब होता है कि एक मशीनरी, न्यू मशीनरी हमने परचेज़ कर ली, परचेज़ करने के बाद भी मशीनरीज़ को इंस्टॉल करने के लिए या उनको एक ऑपरेशनल मैनर में लाने के लिए हमें कुछ एक्सपर्टीज़ सर्विस चाहिए होती है, उसको हम इंस्टॉलेशन बोलते हैं। जैसे हम अपने घरों में भी कुछ चीज़ अगर ख़रीदते हैं मैकेनिकल डिवाइस, तो हम उसको खुद नहीं लगा पाते। इंस्टॉलेशन के लिए अ पर्सन कम्स, अ सर्विस मैन कम्स एंड ही इंस्टॉल्स। तो हमने एक एसी अगर ख़रीद भी लिया या हमने कुछ भी एक ऐसा प्रोडक्ट मैकेनिकल अपने घर के लिए भी हम लेते हैं, सो वी वुड ऑल्सो वांट टू गेट दी इंस्टॉलेशन डन। तो उसमें भी, इंस्टॉलेशन में भी अगर कुछ पैसा जा रहा है, दैट विल ऑल्सो कम अंडर कॉस्ट। मशीनरी की कॉस्ट ऑफ कोर्स आएगी आएगी। जहाँ पर भी कुछ भी पैसा हम कहीं पर भी डाल रहे हैं और उससे हमारा फिनिश गुड या सर्विस तैयार होने में हेल्प होती है, हर चीज़ वो उसकी कॉस्ट को हम कॉस्ट उस पर्टिकुलर फिनिश प्रोडक्ट के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेंगे। तो इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हो गया। सेम चीज़ हम किसी बिजनेस में भी अगर मशीनरी प्लांट ले रहे हैं तो वो भी इंस्टॉलेशन तक की कॉस्ट भी हम लेंगे ही लेंगे, परचेज तो जाएगा ही जाएगा। तो इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, परचेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। बट परचेज इसलिए नहीं लगा क्योंकि एट टाइम्स हम रेंटल पे भी जाते हैं मशीन, ज़रूरी नहीं हम लैंड को ख़रीद के ही बिज़नेस करें, हम रेंट पर भी एट टाइम्स उठा के बिज़नेस करते हैं। वेजेस ऑफ लेबर, वेजेस का मतलब होता है जो भी हम किसी भी पर्सन को एक तरीके से वेजेस हम पर डे के बेस पर देते हैं लो क्लास लेवल को, जो कि आजकल अगर हम प्रैक्टिकल टाइम्स में बात करें, इन द करंट टाइम्स कोई भी कंपनी अब डेली वेजेस पे काम नहीं किसी को देती है और सबको सैलरीज ही देती है। इवन द पीपल हु आर डिप्लॉयड एट वेरी लो लेवल, लेबर क्लास में भी अगर कोई पर्सन फैक्टोरियल लेवल पे भी काम कर रहा है, फैक्ट्री लेवल पे भी कर रहा है, तो उसको भी सैलरी देते हैं मंथली, चाहे 10,000 रुपये सैलरी हो उसकी, 5,000 6,000 जो भी कम से कम सैलरी भी है, वो भी हम मंथली बेसिस पर ही देते हैं। बट अगर हम रियल एस्टेट में देखें तो जैसे यहाँ पर भी जो मजदूर लोग होते हैं या मैशंस होते हैं जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोग अभी भी, बड़े बड़े बिल्डर्स तो वहाँ पर भी मंथली बेसिस पर ही देते हैं। बट कहीं छोटी छोटी जगह पे अगर कुछ काम होता है तो वो लोग डेली बेसिस पे भी काम का पैसा दे देते हैं। तो वेजेस और सैलरीज में ये डिफरेंस है, वेजेस आर पेड ऑन डेली बेसिस, सैलरीज आर पेड ऑन मंथली बेसिस। सैलरी जनरली जो है इट इज़ पेड टू स्टाफ पीपल, the a little higher level or the educated people. Wages are paid to the low class labor people who are less educated or maybe less fortunate. तो ये वाली कॉस्ट भी हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डालेंगे क्योंकि ऑब्वियसली इन लोगों को सैलरीज दे रहे हैं तभी लोग काम कर रहे हैं और ये लोग काम कर रहे हैं तभी प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है, तो इनकी सैलरीज भी कॉस्ट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या सर्विस जो कंपनी बनाती है या कोई भी पूरी इकोनॉमी एज अ होल कुछ भी प्रोड्यूस कर रही है, तो इनकी सैलरीज भी उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाएगी। रेंट ऑफ अ बिल्डिंग, रेंट अगर हमने कोई भी ऑफिस एरिया या फैक्ट्री स्पेस या ऑफिस स्पेस कुछ भी हमने रेंट कर लिया हुआ है, उस चीज़ का भी जाता है कॉस्ट, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाता है, रेंट भी हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, जो भी कैपिटल हमने रेज की हुई है मार्केट से इन द फॉर्म ऑफ ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल होती है शेयर कैपिटल, बोरोड कैपिटल होती है डिबेंचर कैपिटल। ये सब कैपिटल जो हम मार्केट से रेज करते हैं, पैसा जिसको हमें लगाने, बिजनेस में लगाने से हम अपना बिजनेस कर पा रहे हैं, वो कैपिटल होती है। और वो कैपिटल पैसा हम मार्केट से उठाते तो हैं, चाहे हम किसी से भी लें या बैंक से भी लोन लें, तो वो कुछ ना कुछ हमें पैसा देना पड़ता है उसके अगेंस्ट यूज़ करने के लिए, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाता है। ऑब्वियसली कोई भी अपना पैसा हमको विदाउट इंटरेस्ट तो देगा ही नहीं अगर हमें यूज़ करना है, तो वो भी वो उस कॉस्ट, उस पर्टिकुलर कैपिटल की कॉस्ट हो गई और अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी है, क्योंकि अगर वो पैसा हम यूज़ कर रहे हैं, लगा के रखा हुआ है हमने बिजनेस में, हम वापस नहीं कर रहे हैं उन लोगों को प्रिंसिपल अमाउंट, तब तक हमको इंटरेस्ट देना ही पड़ता रहेगा एनुअली या जो भी हमारा अग्री हुआ है, मंथली, क्वार्टरली, वट एवर।
वेयर एंड टियर ऑफ द मशीनरी एंड बिल्डिंग, इस पर्टिकुलर चीज़ को हम जनरली कहीं बुक्स में बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करके नहीं दिखा पाते, बट आजकल प्रैक्टिकल टाइम्स में टर्म्स में ये भी ऐसा हो गया है कि ऑल द कंपनीज कंसिडर डिप्रिसिएशन कॉस्ट। पहले क्या हुआ करता था, कई साल पहले की अगर हम बात करें तो इतना लोगों को नहीं पता होता था कि ये कॉस्ट भी हमको लेनी चाहिए। जैसे कि हमने कोई मशीनरी खरीद ली है, या हम अपनी रूटीन लाइफ की अगर बात करें कि हमने घर में कुछ सपोज हमने कोई मैकेनिकल डिवाइस खरीदा है, से एसी वी हैव बॉट, तो उसकी कॉस्ट एक नेक्स्ट ईयर सेम कॉस्ट नहीं रह जाएगी। लेकिन पहले क्या होता था कि सभी एसेट्स की, जो भी एसेट्स लगे हुए, मशीनरीज है, फर्नीचर है, फिक्सचर है, कुछ भी, उसकी कॉस्ट कंपनी कम नहीं करती थी। जिस जितने में एसेट वो खरीदा था, वो उतने ही एसेट को वो एसेट साइड में अपना बैलेंस शीट में दिखाती थी, उसकी वैल्यू। बट आइडियली हर साल या हर टाइम में एवरीडे जितना हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो वो घिस जाती है। नॉर्मल वेयर एंड टियर हर चीज़ का होता ही है। कोई भी मैकेनिकल डिवाइस, जब जितना हम उसको यूज़ करेंगे उतना उसकी वैल्यू कम होती है। नॉर्मल वेयर एंड, चाहे वो दिखने में कुछ ना हमको दिखे कि टूटी है, नहीं टूटी है, या डिसफंक्शनिंग हो रही है, कुछ ऐसा ना भी हो, तो भी उसकी एक वैल्यू कम होती रहती है विद टाइम एंड विद यूजेज। उसको हम नॉर्मल वेयर, उसको हम वेयर एंड टियर बोलते हैं, जिसको हम फाइनेंस की लैंग्वेज में डिप्रिसिएशन भी बोलते हैं, कि हर चीज़ की जो भी एसेट है, फिजिकल आइटम हमने खरीद लिया, उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होती ही होती है। मशीनरीज की जनरली होती है, बिल्डिंग्स की भी होती है। बिल्डिंग्स पुरानी, जितनी पुरानी बिल्डिंग होती रहेगी उतना और ज़्यादा हमको लगता है कि इसको हम ठीक मरम्मत करवाएं या ठीक करवाने की ज़रूरत पड़ती रहती है। कुछ है, एक लैंड है जिसकी वैल्यू शायद डिप्रिशिएट ना होके अप्रिशिएट हो सकती है, जैसे ज़मीन की वैल्यू बढ़ती रहती है। बट जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं अदरवाइज मशीनरी, बिल्डिंग, तो वो नॉर्मल वेरिएंट जो लॉस उसका वैल्यू में होता है, हमको वो भी एज अ कॉस्ट लेना चाहिए, और उसकी वो वैल्यू एग्जैक्ट नहीं दिखानी चाहिए बुक्स में जिस पर हमने उसको खरीदा था, क्योंकि ईयर ऑन ईयर उसकी मे भी वैल्यू हम एज्यूम कर लेती हैं बहुत सारी कंपनीज कि हम 10% से कम करेंगे डिप्रिशिएट एवरी ईयर, सोचेंगे कि इसकी हर साल 10% वैल्यू कम हो गई। अगर हम कोई मशीनरी सपोज खरीदते हैं, उसकी लाइफ 10 साल है, तो ऑब्वियसली फिर हम सोचेंगे कि हर साल हम 10% का एक फिक्स्ड अमाउंट इसकी वैल्यू से कम करते रहेंगे, और एसेट में हमारा जो है, एसेट भी ज़्यादा नहीं दिखेगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं दिखेगा, और वो एक्चुअल भी दिखेगा, क्योंकि मशीनरी की वो कॉस्ट रह तो नहीं गई है, 2 साल बाद कम हो जाएगी, 4 साल बाद और कम हो जाएगी, दैट वेज। तो वेयर एंड टियर भी अगर होता है तो उसको भी मैं इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेना चाहिए। ये भी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। इन पॉइंट्स को मैंने इतना ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करके लिखा है, बट जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में इनको चाहें तो डिफरेंट मैनर में, अगर आपको एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे क्वेश्चन आता है तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इन सब पॉइंट्स को डायग्रामेटिकली, इन पॉइंट्स को एक फॉर्म में, डायग्राम में दिखा के फर्दर आप आगे इसको कर सकते हैं, व्हाट डू वी कॉल दैट, एक्सप्लेनेशन के साथ उसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज cost of production. The imputed value of the factor of production owned by its firm itself is also added. जैसे कि normal profit of the entrepreneur is also included in the cost of profit. ये के पॉइंट क्या हो गया कि हमने एंटरप्रेन्योर को कोई प्रॉफिट हो रहा है, एंटरप्रेन्योर भी एक कॉस्ट, वो था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था ना लास्ट वाला, एंटरप्रेन्योर इज द वन हु एक्चुअली ब्रिंग्स दी अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल थे, उनको ही ब्रिंग्स टुगेदर एंड ही हेल्प्स टू परफॉर्म द रेस्ट ऑफ द अदर 3 फैक्टर्स, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस टेक प्लेस कर सके। तो एंटरप्रेन्योर को अगर कोई नॉर्मली प्रॉफिट छोटा मोटा हो रहा है बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, विद इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, उसको वो भी उस प्रोडक्शन की कॉस्ट में ऐड कर देना चाहिए। That is also normal profit. Now, normal profit है क्या? Normal profit of an entrepreneur is meant in the economics as the sum of money which is necessary to keep an entrepreneur employed in a business. कुछ एक पैसा जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एक तरीके से कह सकते हैं वर्किंग कैपिटल, जो कि एक एंटरप्रेन्योर को चाहिए ही चाहिए एवरी डे अपना बिजनेस को रन करने के लिए। That is what it is. This remuneration should be equal to the amount when he can earn in some other alternative occupation. मतलब कि एक तरीके से हमने हमने wages of labor तो ले लिया पॉइंट एलिमेंट्स में, तो wages and salaries उसमें आ गया, लेकिन एंटरप्रेन्योर की क्या सैलरी होगी वो हमने उसमें लेबर, कॉस्ट ऑफ लेबर में नहीं आया। तो बेसिकली ये समझ लीजिए कि नॉर्मल प्रॉफिट से हमारा क्या मतलब है यहाँ पे,
कि जैसे मैं कॉस्ट ऑफ लेबर लिया है, वैसे कॉस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर को अगर हम बोलें तो वो नॉर्मल प्रॉफिट है। ऑब्वियसली एक एंटरप्रेन्योर एक बहुत टैलेंटेड और एक ऐसा पर्सन है जो कि मार्केट में अगर ये काम नहीं करता, बिजनेस नहीं करता, तो वो ऑब्वियसली कहीं और अगर काम करता तो उसको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ सैलरी, अच्छा पैकेज कहीं मिलता, वो उसकी कॉस्ट होती बेसिकली। तो वो बेसिकली कॉस्ट अगर कहीं और पे काम करता तो अर्न करता, जो वो ये बिजनेस कर रहा है आइडियली तो उसकी वो कॉस्ट है और उसको अर्न करना चाहिए। कुछ ना कुछ तो एंटरप्रेन्योर्स वैसे भी लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन। डायरेक्टर्स अगर होते हैं कंपनी के तो वो भी रेम्यूनरेशन के फॉर्म में कुछ ना कुछ, मतलब ऑब्वियसली अगर कोई काम कर रहा है तो पैसे के लिए कर रहा है। तो उनकी जो कॉस्ट है बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स की जो कॉस्ट होती है कि आइडियली उनके वैल्यू के हिसाब से या उनके टैलेंट के हिसाब से एक अमाउंट विच विल बी पेड टू देम और विच शुड हैव बीन पेड टू देम। अगर वो यहाँ ना काम करके इस बिजनेस में कहीं और काम करते तो उनको क्या मिलता मार्केट से, वो बेसिकली नॉर्मल प्रॉफिट है जो इस बिजनेस से उनको लेना भी चाहिए और वो लेते भी होंगे, तो उसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और वो भी हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, यानी कि उनकी सैलरी या रेम्यूनरेशन जो भी वो ले रहे हैं मंथली बेसिस पे, दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट वेजेस ऑफ लेबर या सैलरीज ऑफ द लेबर या स्टाफ, उसमें एंटरप्रेन्योर की सैलरी नहीं आती है। सो एंटरप्रेन्योर की सैलरी इज अ सेपरेट थिंग विच वी कैन पुट एज अ सेपरेट पॉइंट इन द एज द नॉर्मल प्रॉफिट, और द रेम्यूनरेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर करके भी एक नया पॉइंट आप डाल के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर शुड ऑल्सो बी, ही इज ऑल्सो पेड एंड वॉट एवर इज द इक्वल अमाउंट विद इन दी मार्केट, कि अगर वो यहाँ बिजनेस नहीं करता तो कहीं और अगर काम करता तो उसको क्या सैलरी है, क्या उसके ऑक्यूपेशन और टैलेंट के हिसाब से अमाउंट मिलता, वो भी हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेना चाहिए। ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अगर हम देखें, मेड करके एक इकोनॉमिस्ट्स हैं, उन्होंने बोला है कि ये 3 कॉस्ट होती हैं बेसिकली, हमें इन तीनों कॉस्ट्स को इंडिविजुअली पढ़ना भी चाहिए और कंस्टिट्यूट करके किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या सर्विस की कॉस्ट को हम, प्रोडक्शन कॉस्ट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सब तीनों चीज़ों को भी लेना चाहिए, नॉट जस्ट दी प्रोडक्शन कॉस्ट की हमने उस पर्टिकुलर चीज़ में प्रोडक्शन प्रोसेस पे क्या क्या कितना पैसा लगा है, सिर्फ मशीनरीज को ख़रीदना, इंस्टॉलेशन करना, ह्यूमन कैपिटल को पे कर देना, यही सब चीज़ें प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं थी, बाकी सारी चीज़ों को भी हमें कवर करना चाहिए। उन्होंने एक बुक लिखी है इकोनॉमिक्स में ही किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, उसमें उन्होंने जो कॉस्ट का क्लासिफिकेशन किया है वो 3 चीज़ों में किया है कि किसी भी प्रोडक्ट की या प्रोडक्शन प्रोसेस की जो कॉस्ट्स हैं ये सब इंक्लूड हमें उसमें करना चाहिए। जैसे कि एक होता है प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट एंड सेंट्री कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी, इट इंक्लूड्स मटेरियल कॉस्ट, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़े भी थे एलिमेंट्स, वो सारे कुछ प्रोडक्शन कॉस्ट में आ गए। रेंट कॉस्ट जा रही है, वेजेस दे रहे हैं, मटेरियल खरीद ले, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, या नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्रेन्योर का मतलब एंटरप्रेन्योर का रेम्यूनरेशन, ये सारी चीज़ें हमने प्रोडक्शन कॉस्ट में ले ली। एक हमें उसी प्रोडक्ट की सेलिंग कॉस्ट भी निकालनी चाहिए और उसको भी हमें कॉस्ट ऑफ उसके प्रोडक्शन में डालना ही चाहिए, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग एंड सेलिंग कॉस्ट। अब बेसिकली हमने किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर दिया और वो फिनिश गुड बन गया, हमने उसको अपने स्टोर में रखा हुआ है, तो क्या वो वहीं से बिक जाएगा? वो वहाँ से तो बिल्कुल बिकेगा ही नहीं। नोबडी वुड कम टू फैक्ट्री। डू वी गो टू फैक्ट्रीज जहाँ पे कि कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, हम वहाँ पर कोई भी डायरेक्ट कस्टमर तो वहाँ पर जाकर नहीं खरीदता। डायरेक्ट कस्टमर विल गो कहाँ पे, जो पॉइंट ऑफ सेल है विच इज़ मार्केट। तो मार्केट इज़ पॉइंट ऑफ सेल एंड पॉइंट ऑफ परचेज, पॉइंट ऑफ परचेज फॉर कस्टमर्स एंड पॉइंट ऑफ सेल फॉर दी बिजनेस, कि वो वहाँ पर उस पॉइंट पर जाके सेल करेंगे। तो उसको उस पॉइंट तक पहुंचाने का कॉस्ट जो सारा लगता है वो भी हमें उसी प्रोडक्ट की कॉस्ट में लेना चाहिए। सेलिंग कॉस्ट में ले लो, चाहे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ना भी लो, बट अल्टीमेटली वो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में ही आना चाहिए, क्योंकि तब तक वो, जब तक हम वो कॉस्ट भी इंकर नहीं करेंगे उस प्रोडक्ट पे, वो सेल नहीं होगा। मार्केट में पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए होगा और लोगों को भी बताना पड़ेगा, कस्टमर्स को, कि ये प्रोडक्ट मार्केट में भी अवेलेबल है, तो उसके लिए हमें कुछ एडवर्टीजमेंट्स, मार्केटिंग, कुछ कुछ तो करना ही पड़ेगा। सेल्स टीम को में भी हमको, सेल्स टीम भी ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल या लेबर ही हो जाती है, बट मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो हम पैसा खर्च करते हैं, कि हमें कभी टीवी में ऐड देना पड़ गया या कहीं पर हमें
कोई ग्लो साइन बोर्ड के थ्रू हमने कहीं एड्स दिए, मार्केट में लगाया हुआ है। मतलब कस्टमर्स मस्ट नो कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अब नया आ गया है। जैसे कोई फ़ोन लॉन्च होता है तो वी गेट टू नो ना कि एक नया फ़ोन मार्केट में आ गया है, तो उसके ऊपर ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। वो किस में आना चाहिए? उसकी मार्केटिंग कॉस्ट में, जो कि अल्टीमेटली सेलिंग कॉस्ट का पार्ट है। ठीक है। या और भी कोई हमारा कॉस्ट इनकर हो रहा है कि आउटलेट्स हैं जहाँ पे वो बिकेगा, क्या हमें आउटलेट्स को भी रेंट पर लेना पड़ रहा है, या आउटलेट्स को भी हमें डेकोरेट करना पड़ रहा है एडवर्टीजमेंट्स या पोस्टर्स लगाने से, वो भी कॉस्ट वहीं की आ गई। या आउटलेट्स में हमें अपने कुछ लोगों को डिप्लॉय करना पड़ रहा है जो एक्चुअल में कस्टमर्स से इंटरेक्ट करके उनको प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, बेच रहे हैं, जो भी है। स्टोर्स, बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, वहाँ पर हमें मिल जाते हैं ना लोग जो हमें प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देते हैं, तो उनकी भी सैलरीज एंड ऑल दैट, वो हम कहाँ, क्योंकि वो फैक्ट्री में तो अवेलेबल नहीं है, तो हमने वहाँ पर लेबर कॉस्ट में तो उनकी कॉस्ट नहीं ली, बट अल्टीमेटली उनको भी सैलरी तो देनी ही पड़ेगी हमें आउट ऑफ आवर प्रॉफिट्स, तो वो हम सेलिंग कॉस्ट में ले रहे हैं। नाउ सेंट्री कॉस्ट। सेंट्रल कॉस्ट क्या होगी कि बहुत सारी बिगर लेवल पे जो कंपनीज काम करती हैं वो इंश्योरेंसेस में पैसा बहुत इन्वेस्ट करती हैं, इसलिए कि वो अपनी रिस्क को इंश्योर कर लेती हैं। रिस्क का मतलब सपोज बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ये यूनिट्स ऑफ दी फिनिश्ड गुड्स हैं, वो फैक्ट्री में रखे हैं सिर्फ स्टोरेज है, उन्होंने उसका इंश्योरेंस करवा लिया, हालांकि उनके अपना स्टोर जो भी है या वेयर हाउसेज जहाँ पे वो प्रोडक्ट्स रखे हैं वो सेफ सिक्योर हैं, बट एक्सीडेंटली कुछ नहीं हो जाए, आग नहीं लग जाए वहाँ पे, किसी वजह से आग नहीं लग जाए, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ फेलियर हो जाए, कोई सर्किट हो जाए उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए, या चोरी नहीं हो जाए, मे बी थेफ्ट का भी इशू रहता है कि रात को वेयर हाउस में आपके थेफ्ट हो जाए, कुछ हो जाए, तो इन सब रिस्क्स को इंश्योर करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, इन सब चीज़ों से अपने प्रोडक्ट को या वेयर हाउस में जो सामान पड़ा है जो कि एक वैल्यू का है, बहुत अच्छी वैल्यू का, जिसके ऊपर हमने पैसा लगाया है, उसको इंश्योर करा लेते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी से में उसको पैसा भी देते हैं कुछ, और थोड़ा बहुत उस वो पर्टिकुलर कॉस्ट सेंट्री कॉस्ट में आएगी, इंश्योरेंस चार्जेस, कि हम अपनी लाइफ का भी इंश्योरेंस करवाते हैं, हेल्थ का भी इंश्योरेंस करवाते हैं। वो किस लिए होता है? वो नॉर्मल उस टाइम के लिए होता है वो इंश्योरेंस नॉर्मली, कि हम कि जो बैड टाइम्स हैं, जो रिस्क्स हैं, उनको कम करने के लिए लाइफ में, ऑल्दो एवरीबडी वुड स्पेंड ऑन देयर हेल्थ एंड एवरीथिंग, बट इंश्योरेंस अगर हम करवा लेते हैं तो हम उस रिस्क को बेसिकली इंश्योर करवा लेते हैं कि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जाता है, नहीं होगा तो वो कॉस्ट हमको वापस नहीं मिलेगा, मतलब इंश्योरेंस कॉस्ट हमको कभी वापस नहीं मिलता। हेल्थ इंश्योरेंस जैसे हमने करवाया कि हमें अपनी हेल्थ का एक साल में सपोज 10,000 रुपये देना पड़ रहा है, कि हमने अपनी हेल्थ करवा ली इंश्योर, अब उसमें चाहे अगर हमें कल को पता चलता है कि लाखों रुपए की कोई प्रॉब्लम हमको हो गई है, तो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, बट अगर कुछ नहीं हुआ तो वो 10,000 रुपये हमने पे कर दिया, इंश्योरेंस अमाउंट था, रिस्क था, वो हमें वापस नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा वापस, तो वो चार्जेस हो गया, कॉस्ट हो गया, सो दैट कम्स अंडर सन्ड्री कॉस्ट। ठीक है। या फिर पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड रेट्स। बहुत सारी चीज़ें हैं, टैक्सेस बहुत तरह के भी होते हैं, जैसे इट इज़ नॉट जस्ट इनकम टैक्स विच इज़ लेविड बाय द गवर्नमेंट, हमें सिर्फ अपनी टैक्सेस जो है इंडिविजुअल्स को नहीं पे करने होते, बट कि कॉर्पोरेट पर भी बहुत सारे टैक्सेस कंपनी लगाती है। कॉर्पोरेट पे जैसे कि अभी करंट गवर्नमेंट जो है उन्होंने जीएसटी किया था अपना, जो भी है, तो वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज पे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट पे, नेचर ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से टैक्सेस लेवी करती है इंडस्ट्रीज पे, और वो टैक्सेस कंपनीज को पे करने पड़ते हैं टू द गवर्नमेंट आउट ऑफ देयर प्रॉफिट्स, तो वो भी एक तरह से कॉस्ट ही होगी, उनको देना ही है वो पैसा, सो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। ना प्रोडक्शन होती तो ना हमारी कंपनी होती, और ना कंपनी होती तो ना वो टैक्सेस देने पड़ते, but because we exist, we are producing, we are selling, we are doing things, we have to pay those taxes, and that becomes the cost of a production process, and we will take it into sundry costs. अब हमारे सिलेबस में अगर हम देखें तो देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो नेम वाइज उन्होंने दी हुई हैं, वो हम पढ़ेंगे फिक्स्ड वेरिएबल के बाद। ये दो टाइप्स ऑफ कॉस्ट हम पढ़ लेते हैं पहले। जनरली किसी भी कोई भी कॉस्ट है जो हमें तीन टाइप्स ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन, कुछ भी पढ़ा ना कहीं पर भी, ये दो ही चीज़ों के अंडर आती
एक तो फिक्स्ड कॉस्ट है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। ये हम फिक्स वेरिएबल पहले भी, इट्स नॉट न्यू फॉर यू गाइस, क्योंकि मैं साइड बाय साइड आपको कुछ भी टॉपिक अगर हमने पढ़ाई भी है तो मैंने आपको बताया है थोड़ा बहुत। थोड़ा सा और एलैबोरेट करके हम इसको पढ़ लेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस होता है तो उसके लिए एक फिक्स्ड कॉस्ट ये होती है कि हमने कोई भी किसी भी चीज़ में, किसी भी असेट में पैसा लगा दिया जो कि कम नहीं होगा, फिक्स्ड रहेगा। जैसे कि रेंट हो गया, या अगर हमने फैक्ट्री के लिए लैंड खरीद लिया है तो हमने वो पैसा लगा दिया ऑलरेडी। लैंड खरीदने में इकट्ठा पैसा, एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने लगाना पड़ेगा हमको। या अगर हम उतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं भी करना चाहते, वी वुड नॉट वांट टू बाय द लैंड एंड मेक आवर बिल्डिंग्स एंड ऑल दैट, तो हम फिर ऑफिस स्पेस को रेंट पर ले लेती हैं बहुत सारी कंपनी, और रेंट पर मंथ हम लोग देते रहते हैं और बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। बट वो रेंट कम नहीं होगा। इवन इफ द कंपनी टोटल स्टाफ इन एनी डे इज नॉट फंक्शनिंग और ऑपरेटिंग कम्प्लीटली या 100%, तो रेंट कम नहीं होगा। सो दैट बिकम्स द फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे कि एक कंपनी में 100 लोगों का स्पेस है और दे पीपल आर डिप्लॉयड। किसी एक दिन 50 लोग आर नॉट कमिंग, मे बी देर ओनली वो समथिंग, ओनली 50 पीपल विल बी ऑपरेटिंग। तो आइडियली जो प्रोडक्शन प्रोसेस है या जो भी एक तरह से काम होगा ऑन अ पर्टिकुलर डे विल बी 50 reduced by 50%, बट द रेंट विल नॉट बी reduced by 50%। प्रोडक्शन कम हो जाएगी, काम कम हो जाएगा अल्टीमेटली, लेकिन वो फिक्स्ड कॉस्ट है जो रेंट की, वो कम नहीं होगी। ऑन दैट पर्टिकुलर डे क्या रेंट कम ले लेगा जो लैंडलॉर्ड है, ही विल बी चार्जिंग अस द इक्वल अमाउंट। सो फिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए हमारा या कंपनीज का टेक्निक क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, तभी जितना यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, फिक्स कॉस्ट उतना ही पर यूनिट में डिवाइड हो जाएगा। हमने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया, 100 रुपये सपोज हमारा फिक्स कॉस्ट था, तो 1-1 रुपया पर यूनिट कॉस्ट आ गया, फिक्स कॉस्ट का डिवाइड हो गया। यही चीज़ अगर हम 200 यूनिट कर लेते हैं तो 50 पैसा करके पर यूनिट का डिवाइड, तो यानी कि उस पर्टिकुलर जो यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा करेंगे उतना फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होता जाता है। तो कॉस्टिंग उस प्रोडक्ट की कम हो जाती है जनरली। इसीलिए हम ये इम्पैक्ट भी करता है कि हम जनरली जब कोई चीज़ ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदते हैं, तो हम कहते हैं कि हम तो इतना ज़्यादा ऑर्डर दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद रहे हैं, तो आप थोड़ा कॉस्ट कम कर लीजिए, प्राइस कम कर लीजिए। सॉरी, कॉस्ट और प्राइस में डिफरेंस है जो वी एज एन एजुकेटेड पर्सन मस्ट बी नोइंग। मे बी द पीपल हु डू नॉट नो इट, हु हैव नॉट स्टडीड इट, वो प्रोडक्ट की प्राइस को कॉस्ट ही बोलते हैं। बट कॉस्ट में हमें कोई क्यों बेचेगा, कॉस्ट के ऊपर अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करके तब हमें बेचेगा, तो दैट बिकम्स प्राइस। ठीक है। सो फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट डोंट चेंज विद द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जितनी भी हम प्रोड्यूस करते हैं, कम करेंगे तो भी वो कम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा करेंगे तो भी वो ज़्यादा नहीं होगा, फिक्स्ड रहेगा। सो फिक्स कॉस्ट को कम तो होगी नहीं, कम करने का तरीका यही है कि हम क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस कर लें, ताकि ओवरऑल पर यूनिट जो है कॉस्ट है वो डिवाइड होकर फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाए। कम नहीं होगा, अल्टीमेटली कम करने का एक ही तरीका है कि हम उसको प्रोडक्शन को ज़्यादा कर दें, यूनिट्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करें। दैट इज दे हैव टू पेड इवन इफ देर इज़ नो प्रोडक्शन आउटपुट एट ऑल। ये भी हमें फिक्स जो कॉस्ट है उसमें समझ के चलना है कि जो हमारी फिक्स कॉस्ट है, चाहे हम ज़ीरो प्रोडक्शन करें, चाहे प्रोडक्शन बिल्कुल बंद ही हो जाए फॉर सम से फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और समथिंग, इवन या तो हम फुल क्लोजर कर रहे हैं, कंप्लीटली सब कुछ बंद कर रहे हैं, तब तो नहीं होगा फिक्स कॉस्ट, और हम उसको भी क्लोजर की तरफ ध्यान देंगे कि किस तरह से इसको भी हम कम कर सकते हैं। बट अगर हम कंपनी इज़ इन द रनिंग फॉर्म एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन, सिर्फ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और ज़ीरो आउटपुट निकल रहा है, किसी एक रिस्पेक्टिव डे में ज़ीरो आउटपुट भी निकला है, तो भी फिक्स कॉस्ट कम नहीं होगा ज़रा भी। फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम वेदर यू प्रोड्यूस इनफाइनाइट आउटपुट, यूनिट ऑफ आउटपुट, या आप ज़ीरो यूनिट प्रोड्यूस करो, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने जैसे एक बर्गर रेस्टोरेंट ओपन किया है, तो हमने कोई एक आउटलेट हम कहीं पर मे बी जैसे मैकडी का हम एग्जांपल लेते हैं, तो वो एक आउटलेट को कहीं ना कहीं रेंट करते हैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट, इट्स काइंड ऑफ रेस्टोरेंट। वो हम लोग रेंट कहाँ पर करेंगे, कोई मॉल में या कहीं में भी
बाहर एक ऐसी जगह पे जो कि बहुत ज़्यादा फुटफॉल बहुत है, लोग बहुत आते हैं, वहाँ पर हमने रेंट के लिए ले लिया वो ज़मीन। अब किसी एक दिन हमने अपना आउटलेट खोला ही नहीं बिल्कुल भी, ना तो कोई बर्गर बना ना कोई बर्गर बिका, बट उस पर्टिकुलर डे का भी हमको रेंट देना पड़ेगा। सो दैट फिक्स कॉस्ट का क्या मतलब हुआ कि चाहे हम बहुत ज़्यादा यूनिट्स भी बेच लें, चाहे हम एक यूनिट भी बेच लें, अब किसी एक दिन में सेल जो हुआ सपोज उस बर्गर रेस्टोरेंट में, वो सपोज 100 बर्गर सेल होते हैं एक दिन में, और एक दिन में बहुत ज़्यादा हमारा बिजनेस अच्छा होता है और हमने 500 बर्गर्स को बेचा है, तो उसका रेंट ना तो 500 बर्गर बेचने वाले दिन बढ़ जाएगा, ना ही 100 बर्गर बेचने वाले दिन कम हो जाएगा, ना ही बंद जिस दिन आउटलेट रहेगा उस दिन भी कम नहीं होगा। सो इट विल रिमेन सेम। दैट इज वाई नेम इज फिक्स्ड। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? वेरिएबल कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से। जैसे हमने फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ा कि वो नहीं बढ़ती है नहीं कम होती है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट का कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल आउटपुट की क्वांटिटी का बहुत फर्क पड़ता है और डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। मतलब ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट, लेस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड तो वेरिएबल कॉस्ट में प्रोपोर्शनेटली कम आ जाता है। जो वेरिएबल का नाम जैसे है कि जो चीज़ वेरी करे, वेरी हो, चेंज हो, अप भी हो सकती है, डाउन भी जा सकती है, कम भी हो, मतलब वेरिएबल कॉस्ट कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। कि एक रिस्पेक्टिव डे में अगर हमने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करे हैं तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस करें तो ज़्यादा होगी। ऐसा कैसे, कौन सी चीज़ों का एग्जाम्पल है? जैसे कि अगर हम रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल हमने फिक्स्ड कॉस्ट में लिया था, वेरिएबल कॉस्ट में अगर हम बर्गर्स का एग्जाम्पल लें तो क्या क्या कॉस्ट होगी जो वेरिएबल होगी आउटपुट के साथ? It can be suppose the you can say the products which are used in making the burgers, maybe buns के साथ बर्गर बनते हैं, या अगर हम उसके अंदर वेजीज डाल दें तो वो वेजिटेबल्स का कॉस्ट ज़्यादा। अगर हम बर्गर्स प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा बंस लगेंगे, कम प्रोड्यूस करेंगे तो कम बर्गर, कम वेजीज, कम, अगर ये नॉन वेज है तो मीट का कम कॉस्ट लगेगा, ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा लगेगा। तो यानी कि ये आउटपुट के साथ कम या ज़्यादा हो रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। सो दैट आर वेरिएबल कॉस्ट्स। ठीक है। So variable cost will automatically, we have to understand कि variable cost will automatically come down अगर production कम है, it will automatically rise अगर production output ज़्यादा है। लेकिन जो जो फिक्स कॉस्ट है उसको कम करने का तरीका यही है कि हम ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करें ताकि वो डिवाइड हो जाए ऑन दी इन दी नंबर ऑफ यूनिट्स वी आर प्रोड्यूसिंग। Give me 1 minute. I'm going to click your attendance and then we'll continue. Okay.
Okay, so we are back. We have covered total. Sorry, we have covered fixed and variable cost and the combination of these two costs. कि हमने हमारे जो भी जहाँ जहाँ पर भी फिक्स कॉस्ट इनकर हो रही है वो प्लस जो भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, ये हमने एग्जांपल एक आउटलेट का लिया जो कि कंज्यूमेबल प्रोडक्ट बनाता है, बर्गर्स बना रहे हैं कुछ है, तो इस इंडस्ट्री में हमको बहुत सारा ध्यान ये भी रखना पड़ता है कि कितना हम क्वांटिटी ऑफ दी इनपुट को ऑर्डर करें, रॉ मटेरियल को ऑर्डर करें कि वो वेस्ट नहीं हो, बिकॉज वॉट एवर रॉ मटेरियल वी विल बाय इट इज़ डिस्पोजेबल प्रोडक्ट और वो फिर हम कल नहीं यूज़ कर पाएंगे। जैसे अगर हम कोई प्रोडक्ट ऐसा प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि कंज्यूमेबल तो है, से टॉयज़ हम बना रहे हैं, तो वो उसके लिए रॉ मटेरियल प्लास्टिक होगा, वो वेस्ट नहीं होगा। प्लास्टिक अगर हम ज़्यादा अमाउंट ज़्यादा क्वांटिटी में भी खरीद लेते हैं, इट विल नॉट यू कैन से रॉटन नहीं होगा, या हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं एक कल के बाद भी, परसों के बाद भी, 10 दिन के बाद भी। बट जो इस पर्टिकुलर जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हम बनाती, कोई भी इंडस्ट्री बनाते हैं अगर हम बना रहे हैं, तो उनके जो रॉ मटेरियल है वो डिस्पोजेबल है। जो अगर हमने नंबर ऑफ बंस अगर आज के लिए खरीद लिए हैं, सो वी हैव टू सी एज पर आवर सेल के कितना हो रहा है, कल को शायद हम वो सेम चीज़ यूज़ ही ना कर पाए, या वो वेजेस सेम नेक्स्ट डे हम यूज़ ही नहीं कर पाए, राइट। तो वो जो वेस्टेज कॉस्ट होगा दैट इज ऑल्सो टू बी कंक्लूडेड इन आर टोटल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट क्या हो गया, इट डिस्क्राइब्स द सम ऑफ द टोटल फिक्स कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट, दोनों का टोटल करके। या अगर हमारा कुछ वेस्ट भी हो रहा है कि हमने रॉ मटेरियल कुछ खरीद लिया था और उसको हम कन्वर्ट करके फिनिश प्रोडक्ट में बना नहीं पा के बेच नहीं पाए, तो वो एक तरीके से वेस्ट हो गया, नेक्स्ट डे तो वो यूज़फुल नहीं है, तो वो भी कॉस्ट को हम टोटल कहीं ना कहीं टोटल कॉस्ट में अपना हम उसको फैक्टर करके लेंगे ज़रूर कॉस्ट में, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल द कॉस्ट दैट आर इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। सारी कॉस्ट या तो कहीं ना कहीं वो फिक्स में हम कंक्लूड करते हैं, कहीं ना कहीं हम वेरिएबल में कंक्लूड करते हैं, और इन दोनों को टोटल करके हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट निकल आती है। अगेन लेट्स से यू हैव मैनेज टू सेल 200 बर्गर्स इन फर्स्ट मंथ, तो उस केस में क्या होगा, टोटल जो हमारी रनिंग कॉस्ट है बर्गर रेस्टोरेंट की वो हम ऐड करेंगे, मे बी दी रेंट एंड ऑल दोज थिंग्स। उसके अलावा जो वेरिएबल कॉस्ट पे हमने पैसा खर्च करा है, मे बी बंस हो गए, वेजीज हो गया, मीट हो गया, वट एवर, चिकन, एग, वट एवर काइंड ऑफ थिंग्स वी आर बेसिकली सेलिंग, उन सब का कॉस्ट विल बी टोटल कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो भी कॉस्ट हमारे पास बच गए हैं वो हम हमारे सिलेबस में नेम वाइज इंडिविजुअली दिया हुआ है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करते हैं इसको। आप लोग प्लीज़ आज इवनिंग तक, मुझे लेट इवनिंग तक भी अपने सभी असाइनमेंट सबमिट कर दीजिएगा। आज लास्ट डेट है, मैं कल कोई असाइनमेंट नहीं लूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, विल कनेक्ट टुमारो, बाय बाय।